डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं महेश चौधरी। ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। देखिए, अपना कल टॉपिक चल रहा था कार्बन ऑक्सीजन बंध विलयन की रासायनिक अभिक्रियाएं, और कार्बन ऑक्सीजन बंध विलयन की रासायनिक अभिक्रियाओं में हमने दो रासायनिक अभिक्रियाओं का डिस्कस कर दिया था। हैलोजन अम्लों के साथ अभिक्रिया, और दूसरी हमने पढ़ी थी फॉस्फोरस के ट्राईहेलाइडों के साथ अभिक्रिया। अब नेक्स्ट रासायनिक अभिक्रिया का डिस्कस आज कर रहे हैं। देखिए, सी जो होती है वो होती है फॉस्फोरस ट्राईहेलाइडों के साथ फॉस्फोरस पेंटाहेलाइडों के साथ अभिक्रिया। पेंटाहेलाइडों के साथ अभिक्रिया रिएक्शन विद फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड। देखिए, फॉस्फोरस जो पेंटाहेलाइड होता है, इसमें जो जनरली यूज में होता है वो यूज में लिया जाता है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। कौन सा? फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। जब फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड एल्कोहलों के साथ अभिक्रिया करते हैं तो अभिक्रिया करके बनाते हैं एल्किल क्लोराइड। ठीक है, अब किस तरीके से बनाते हैं देखिए, ये एल्कोहल है, यह अभिक्रिया करता है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ। किसके साथ अभिक्रिया करता है? फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ। अभिक्रिया किस तरीके से होती है? क्योंकि इसमें ये जो एल्किल ग्रुप का कार्बन परमाणु और ऑक्सीजन जो परमाणु होता है, इसके मध्य का ये बॉन्ड यहाँ से क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है, और ब्रेक होने के फलस्वरूप उत्पाद क्या बनेगा अपने पास? RCl, और क्या बनेगा? बाई प्रोडक्ट HCl और POCl3। ठीक है, ये दोनों बाई प्रोडक्ट होते हैं। इसका जो नाम होता है वो होता है एल्किल क्लोराइड। क्या नाम होता है इसका? एल्किल क्लोराइड। या इसका जो IUPAC नेम होता है वो होता है क्लोरोएल्केन। अब देखिए, एग्ज़ाम 2013/2016, एग्ज़ाम 2013 और 16 में क्या क्वेश्चन पूछा गया कि एथेनॉल PCl5 के साथ अभिक्रिया करके मुख्य उत्पाद क्या बनाता है? इसकी संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो देखिए, इस R की जगह क्या ले लिया मैंने? CH3CH2, अर्थात एथिल ग्रुप ले लिया इस R की जगह, और OH, इसका क्या नाम बन गया? एथेनॉल। यह अभिक्रिया करेगा फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, और अभिक्रिया करने का तरीका ऊपर मैंने आपको बता दिया। क्या बनेगा प्रोडक्ट? CH3CH2Cl प्लस HCl प्लस POCl3। मेन प्रोडक्ट क्या बना? एथिल क्लोराइड या क्लोरोएथेन। एथिल क्लोराइड जिसका IUPAC नेम क्या होता है? क्लोरोएथेन। HCl का हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, बाई प्रोडक्ट बना है POCl3, इसका नाम होता है फॉस्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड। ठीक है, अब फिक्स नहीं कि आपसे एथेनॉल की अभिक्रिया PCl5 के साथ पूछे, प्रोपेनॉल की अभिक्रिया भी PCl5 के साथ पूछ सकता है, ब्यूटेनॉल की अभिक्रिया भी PCl5 के साथ पूछ सकता है। तो जनरल रिएक्शन अपने को आनी चाहिए कि एल्कोहल PCl5 के साथ अभिक्रिया करके मेन प्रोडक्ट क्या बनाते हैं? एल्किल क्लोराइड। ठीक है, व्हेन एल्कोहल रिएक्ट विथ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड टू फॉर्म एल्किल क्लोराइड। ठीक है, अब देखिए, ये तो अभिक्रिया हुई फॉस्फोरस पेंटाहेलाइडों के साथ अभिक्रिया। अब नेक्स्ट अभिक्रिया देखते हैं। नेक्स्ट जो अभिक्रिया होती है वो होती है थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया।
थायोनिल क्लोराइड के साथ अपक्रिया, या इसका एक नेम और होता है या डार्जन अपक्रिया, डार्जन अपक्रिया। रिएक्शन विथ थायोनिल क्लोराइड या डार्जन रिएक्शन। ठीक है, आप देखिए ये रासायनिक अपक्रिया भी बोर्ड एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट होती है। इसमें क्या होता है कि जब कोई भी जो एल्कोहल होता है जब थायोनिल क्लोराइड के साथ अपक्रिया करता है तो अपक्रिया करके एल्किल क्लोराइड बनाता है, अर्थात क्लोरोएल्केन का निर्माण करता है। और क्लोरोएल्केन के निर्माण के लिए ये जो विधि होती है सबसे उत्तम विधि होती है। तो देखिए किस तरीके से अपक्रिया प्रोसीड होगी। लेकिन इस अपक्रिया की एक अन्य विशेषता और होती है, ये रासायनिक अपक्रिया पीड़ित क्षार की प्रेजेंस में संपन्न होती है। तो देखिए ये अपने पास कोई एल्कोहल दे रखा है, ये अपक्रिया करता है थायोनिल क्लोराइड के साथ। ये थायोनिल क्लोराइड है, सुविधा के लिए मैंने ऐसे लिख दिया H+NOCl। एक्चुअल डीएम फॉर्मूला ये होता है SOCl2। ठीक है, ये जो रासायनिक अपक्रिया होती है पीड़ित क्षार की प्रेजेंस में होती है। अपक्रिया किस तरीके से प्रोसीड होगी, इसमें से क्या होगा, ये SO2 का जो अणु होगा ये रिमूव हो जाएगा, एक HCl का अणु रिमूव हो जाएगा। मेन प्रोडक्ट क्या बन जाएगा अपने पास, एल्किल क्लोराइड या क्लोरोएल्केन। ठीक है, लेकिन इस रासायनिक अपक्रिया में जो बाई प्रोडक्ट HCl बनता है, ये HCl बनता है, इसको पीड़िन क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। पीड़िन क्या करती है, इसको अवशोषित कर लेती है, पीड़िन इसको एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, देखिए ये एल्कोहल का अणु था, ये किसका अणु था, थायोनिल क्लोराइड का अणु। इन दोनों ने परस्पर अपक्रिया की और अपक्रिया करके मेन प्रोडक्ट क्या बना, एल्किल क्लोराइड। लेकिन इस रासायनिक अपक्रिया में ये जो HCl होता है इसको पीड़िन एब्जॉर्ब कर लेती है। कौन एब्जॉर्ब कर लेती है, पीड़िन। अब कोई भी एग्जाम्पल मिल सकता है, आपको फिक्स नहीं है कि R की जगह अपने को CH3 मिल सकता है, C2H5 मिल सकता है, कोई भी अपने को एल्किल ग्रुप मिल सकता है। माना कि मैंने ये एग्जाम्पल ले लिया, ये एग्जाम्पल दे रखा है CH3CH2OH। ये अपक्रिया करते आए किसके साथ, थायोनिल क्लोराइड के साथ। ये कौन है, एथेनॉल। ये अपक्रिया करता है थायोनिल क्लोराइड के साथ। ये अपक्रिया किसकी प्रेजेंस में होती है, वो पीड़ित क्षार। अपक्रिया करके प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CH2Cl प्लस SO2 और HCl दोनों क्या होते हैं, बाई प्रोडक्ट। ये आसानी से इस रासायनिक अपक्रिया के दौरान रिमूव हो जाते हैं। इसमें भी मैंने प्रोडक्ट क्या बना, एथिल क्लोराइड। क्या बना, एथिल क्लोराइड। ठीक है, इस अपक्रिया का क्या नाम होता है, डार्जन अपक्रिया। लेकिन डार्जन अपक्रिया से एक क्वेश्चन मिलता है कि डार्जन अपक्रिया द्वारा एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड का प्रिपरेशन क्यों नहीं होता। एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड का प्रिपरेशन क्यों नहीं होता, एल्किल आयोडाइड और एल्किल ब्रोमाइड क्यों नहीं बनते, क्योंकि SOBr2 और SO जो I2 होते हैं ये दोनों प्रकृति में कैसे होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, जब SOBr2 और SOI2 प्रकृति में पाए ही नहीं जाते तो ये किस तरीके से अपक्रिया करेंगे। जब अपक्रिया प्रोसीड नहीं होगी तो एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड का प्रिपरेशन नहीं होता। आपको एक शब्द में आंसर ध्यान रखना है कि डार्जन अपक्रिया द्वारा एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड का निर्माण क्यों नहीं होता। तो आपको बताना है कि थायोनिल ब्रोमाइड और थायोनिल जो आयोडाइड होते हैं प्रकृति में कैसे होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट रासायनिक अपक्रिया A
अमोनिया के साथ अपक्रिया। अमोनिया के साथ अपक्रिया, रिएक्शन विद अमोनिया। अब देखिए एल्कोहल अमोनिया के साथ किस तरीके से अपक्रिया प्रोसीड कराते हैं। ये कोई एल्कोहल है, ये अपक्रिया करते हैं अमोनिया के साथ। अमोनिया को सुविधा के लिए मैंने ऐसे लिख दिया HNS2। लेकिन ये जो रासायनिक अपक्रिया होती है ड्राई जिंक क्लोराइड और 573 केल्विन ताप पर संपन्न की जाती है। निर्जल जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में अमोनिया एल्कोहलों के साथ 573 केल्विन ताप पर अपक्रिया करते हैं और अपक्रिया करके प्रोडक्ट क्या बनाते हैं। देखिए एमीन क्या बनती है अपने पास प्रोडक्ट RnH2 प्लस H2 का अणु क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। इसका जो नाम होता है वो होता है एल्केन एमीन। क्या नाम है इसका, एल्केन एमीन। कोई एग्जाम्पल ले लें, इस R की जगह CH3 ले सकते हैं, C2H5 ले सकते हैं, C3H7 ले सकते हैं। कोई भी अपने को एल्किल ग्रुप मिल सकता है। माना कि मैंने एल्किल ग्रुप के ले लिया CH3, ये क्या बन गया अपने पास मेथेनॉल। ये अपक्रिया करेगा अमोनिया के साथ, किसकी प्रेजेंस में अपक्रिया होगी, ड्राई जिंक क्लोराइड। कितने टेम्परेचर पर होगी, 573 केल्विन ताप पर यह अपक्रिया प्रोसीड की जाती है। प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3NH2 प्लस बाई प्रोडक्ट क्या होगा, H2। इसका जो नाम होता है वो होता है मिथाइल एमीन, यह इसका IPC नेम होता है मेथेन एमीन। ठीक है, तो एल्कोहल रिएक्ट विद अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई जिंक क्लोराइड एट 573 केल्विन टू फॉर्म एल्केन एमीन। ठीक है, अब देखिए लास्ट अपक्रिया दे रखी है, इसमें E के बाद F दे रखा है रिडक्शन। अब चेन अपक्रिया, रिडक्शन रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन। अब देखिए जितने भी एल्कोहल होते हैं इनका यदि रेड फास्फोरस और HI की प्रेजेंस में जब रिडक्शन करवाते हैं तो रिडक्शन पर मेन प्रोडक्ट बनता है एल्केन। देखिए ये एल्कोहल हैं, इनका यदि रिडक्शन रेड फास्फोरस और HI की प्रेजेंस में किया जाता है तो मेन प्रोडक्ट क्या बनता है, इससे एल्केन। और H2 का जो अणु होगा वो क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। मेन प्रोडक्ट क्या होना है, इससे एल्केन। फिक्स नहीं है कि एल्कोहल ही रेड फास्फोरस या HI की प्रेजेंस में अपक्रिया करते हैं। ऑक्सीजन कंटेनिंग जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनका रेड फास्फोरस और HI की प्रेजेंस में यदि रिडक्शन किया जाए, उन सभी के रिडक्शन से जो मेन प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, एल्केन। अर्थात जिन कार्बनिक यौगिकों के अंदर ऑक्सीजन परमाणु प्रेजेंट होता है उनका लाल फास्फोरस और HI की प्रेजेंस में यदि आप रिडक्शन करवाएं तो हमेशा मेन प्रोडक्ट क्या बनता है, एल्केन। क्या बनेगा, एल्केन। कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, माना कि अपने पास ये एग्जाम्पल ले लिया CH3CH2OH, इसका रेड फास्फोरस और HI की प्रेजेंस में यदि आपने रिडक्शन करवा दिया तो प्रोडक्ट क्या बनेगा स्टूडेंट, बताइए। CH3CH2H प्लस H2, क्या नाम है इसका, एथेन। कौन सा एल्केन बना, एथेन। कौन सा बना, एथेन। तो कोई भी अपने को एल्कोहल हो उसका रेड फास्फोरस या HI की प्रेजेंस में यदि रिडक्शन करवाएं तो मेन प्रोडक्ट हमेशा क्या बनेगा, एल्केन।
तो ये टोटल 6 केमिकल रिएक्शन एल्कोहल की वो रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं जिनमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड दोनों, कार्बन ऑक्सीजन के मध्य का जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, ब्रेक होता है। अब देखिए थर्ड रासायनिक अपक्रिया, देखिए थर्ड है रिएक्शंस इन्वॉल्विंग both alkyl group as well as OH group। एल्किल ग्रुप एवं OH समूह की सम्मिलित रासायनिक अपक्रियाएं, एल्किल ग्रुप और OH ग्रुप की सम्मिलित रासायनिक अपक्रियाएं, और एल्किल ग्रुप और OH ग्रुप की जो सम्मिलित रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं, एल्कोहल 3 प्रकार की रासायनिक अपक्रिया देंगे। पहली होगी डिहाइड्रेशन निर्जलीकरण अपक्रिया, दूसरी होगी डिहाइड्रोजनेशन, दूसरी कौन सी होगी, डिहाइड्रोजनेशन, और थर्ड होती हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इस टाइप्स की जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं एल्कोहलों की 3 प्रकार की हो गई, हिंदी में कहते हैं पहली हुई निर्जलीकरण अपक्रिया डिहाइड्रेशन रिएक्शन, दूसरी होती है विहाइड्रोजनीकरण अपक्रिया, ठीक है, डिहाइड्रोजिनेशन, और थर्ड होती है ऑक्सीकरण अपक्रिया ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब एक एक रासायनिक अपक्रिया का हम डिस्कस करते हैं। पहली रासायनिक अपक्रिया दे रखी है ए, और बोर्ड एग्जाम के व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शन होती है निर्जलीकरण अपक्रिया, निर्जलीकरण अपक्रिया डिहाइड्रेशन रिएक्शन, सबसे पहले बात करते हैं कि निर्जलीकरण अपक्रियाएं किसे कहते हैं। भी रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें अपक्रिया के दौरान जल का अणु यदि रिमूव हो जाता है तो ऐसी अपक्रियाएं क्या कहलाती है, निर्जलीकरण अपक्रियाएं। निर का मतलब होता है बाहर और जल का मतलब जल, जल के अणु का बाहर निकलना क्या कहलाता है, निर्जलीकरण। यदि रासायनिक अपक्रियाओं के दौरान जल का अणु यदि बाहर निकलता है तो ऐसी अपक्रियाएं क्या कहलाती हैं, निर्जलीकरण अपक्रियाएं, डिहाइड्रेशन रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए ये जो एल्कोहल होते हैं, एल्कोहल को के जो अणु होते हैं इनका कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में जब इनको हीट किया जाता है तो हीट करने पर अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं। ये डिपेंड करता है कि डिहाइड्रेशन के दौरान आपने कितना टेम्परेचर यूज में लिया है। यदि आप 413 केल्विन ताप पर एल्कोहल अणुओं का डिहाइड्रेशन करवाते हैं तब मेन प्रोडक्ट बनता है डाईएथिल ईथर। 383 केल्विन ताप पर एल्कोहल के अणुओं का डिहाइड्रेशन करवाते हैं तब प्रोडक्ट बनता है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। और 433 से 443 केल्विन ताप पर एल्कोहल के अणुओं का डिहाइड्रेशन करवाते हैं तब मेन प्रोडक्ट बनता है एल्कीन। तो देखिए इसके अंदर केस नंबर फर्स्ट में आपको बता रहा हूँ। केस नंबर फर्स्ट क्या है, आपको टेम्परेचर दे रखा है, ताप कितना दे रखा है, 413 केल्विन ताप, कितना दे रखा है, 413 केल्विन ताप। अब देखिए इसमें क्या होता है कि इतने टेम्परेचर पर जब एथेनॉल के 2 अणुओं को गर्म करते हैं कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में तो मेन प्रोडक्ट क्या बनता है, डाईएथिल ईथर। देखिए किस तरीके से होगा। इस केस में क्या होता है कि एथेनॉल के जो अणु होते हैं वो एक्सिस मात्रा में होते हैं, CH3 CH2OH। ये ध्यान रखना है, ये रासायनिक अपक्रिया पर्टिकुलर एथेनॉल की पूछी जाती है। ये एथेनॉल के 2 अणु
ठीक है, या इसको मैं सीधा ऐसे ले सकता हूँ 2CH3 CH2OH। ये क्या होता है, एक्सेस मात्रा में होता है। इसको क्या करते हैं कि कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में 413 केल्विन ताप पर क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं। क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं। जब गर्म करते हैं तो क्या होता है कि इसमें से ये जो वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है ये रिमूव हो जाता है। वाटर जो मॉलिक्यूल होता है ये रिमूव हो जाता है और अपने पास जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, CH3 CH2O CH2 CH3। और क्या रिमूव हो गया, H2O। जल का अणु बाहर निकल रहा है, इसलिए रासायनिक अपक्रिया का नाम क्या होता है, निर्जलीकरण अपक्रिया, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। इसमें क्या करते हैं कि अलग अलग टेम्परेचर पर एल्कोहलों को कंसंट्रेट H2SO4 कंसंट्रेट H3PO4 की प्रेजेंस में क्या करते हैं, गर्म करते हैं। और गर्म करने पर अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं। तो 413 केल्विन ताप पर कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में यदि एथेनॉल के अधिक को गर्म करते हैं तो मेन प्रोडक्ट क्या बना अपने पास, डाईएथिल ईथर। IPAC नाम होता है एथॉक्सी एथेन। क्लियर। ध्यान रखना क्वेश्चन कैसे आएगा बोर्ड एग्जाम में कि एथेनॉल को कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में 413 केल्विन ताप पर गर्म करने पर मेन प्रोडक्ट क्या बनता है, तो डाईएथिल ईथर बनता है। क्लियर। अब देखिए केस नंबर सेकेंड। टेम्परेचर आपने ले रखा है 383 केल्विन या 110 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यदि आपने टेम्परेचर 383 केल्विन लिया है, ठीक है, तो देखिए ये एथेनॉल का अणु होता है CH3 CH2OH। ये एथेनॉल का अणु है, ये अब क्रिया करेगा कंसंट्रेट H2SO4। सुविधा के लिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया, या H2SO4। ठीक है, कैसा होता है ये कंसंट्रेट, इसको क्या करेंगे 383 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं। जब इसको आप गर्म करेंगे तो गर्म करने पर क्या होगा, इसमें से यहाँ से वाटर का जो मॉलिक्यूल होगा वो रिमूव हो जाएगा। ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया और अपने पास क्या बच गया, देखिए स्टूडेंट, CH3 CH2H SO4। ये जो कंपाउंड बना है इस कंपाउंड का नाम होता है इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। तो ध्यान रखना है, यदि एथेनॉल को 383 केल्विन ताप पर कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो मेन प्रोडक्ट क्या बनता है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। तो पहला केस बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अब केस नंबर जो थर्ड में आपको बता रहा हूँ वो भी बोर्ड एग्जाम में प्रत्येक वर्ष आता है। केस थर्ड देखिए, टेम्परेचर आपको दे रखा है 433 से 443। NCERT बुक में केवल 443 था, RBSC वाली बुक में 433 से 443 केल्विन दे रखा है। ठीक है, तो देखिए ये अपने पास एथेनॉल का अणु होता है, इसको सुविधा के लिए मैं ऐसे लिख रहा हूं। ठीक है, इसको क्या करते हैं कि कंसंट्रेट जो H2SO4 होता है उसके एक्सिस में इसको गर्म करते हैं। ये कंसंट्रेट H2SO4 का क्या होता है, एक्सेस। कंसंट्रेट H2SO4 के अधिक की प्रेजेंस में गर्म करते हैं। कितने टेम्परेचर पर, 433 से 443 केल्विन ताप पर जब इसको गर्म करते हैं तो गर्म करने पर क्या होता है, इस बॉन्ड के ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर या नया बॉन्ड बनाते हैं। इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर इस ऑक्सीजन एटम पर आ जाते हैं और यहाँ से क्या होता है, ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है और मेन प्रोडक्ट क्या बनता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH2 डबल बॉन्ड CH2 और क्या रिमूव हो गया, H2O। तो मेन प्रोडक्ट क्या बना अपने पास, एथीन।
और डिहाइड्रेशन जो केमिकल रिएक्शंस होती है उसकी जो मैकेनिज्म है वो 433 से 443 केल्विन ताप पर जब एथेनॉल को कंसनट्रेट H2SO4 के एक्सेस में गर्म करते हैं तो क्या बनता है प्रोडक्ट एथीन। इस रासायनिक अपक्रिया को सापेक्ष मानकर डिहाइड्रेशन अपक्रिया की मैकेनिज्म बताई जाती है। तो बोर्ड एग्जाम में यदि क्वेश्चन आ जाए कि निर्जलीकरण अपक्रिया की क्रियाविधि लिखिए तो देखिए निर्जलीकरण अपक्रिया की क्रियाविधि क्या होती है या मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन रिएक्शन क्या होता है। मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन रिएक्शन ठीक है। डिहाइड्रेशन अपक्रिया की क्रियाविधि या निर्जलीकरण अपक्रिया की क्रियाविधि निर्जलीकरण अपक्रिया की क्रियाविधि। अब देखिए निर्जलीकरण क्रियाविधि क्या होती है। एल्कोहलों का जो डिहाइड्रेशन होता है उसकी जो मैकेनिज्म होती है वो 4 स्टेप्स में पूर्ण होती है। देखिए किस तरीके से। स्टेप नंबर फर्स्ट के अंदर क्या होता है कि प्रोटोनेशन जो प्रक्रिया होती है उसके दौरान प्रोटोनित एल्कोहल या एथिल ऑक्सोनियम आयन का निर्माण किया जाता है। फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल बाय प्रोटोनेशन प्रोसेस। ठीक है। प्रोटोनेशन प्रक्रिया द्वारा प्रोटोनित एल्कोहल का निर्माण किस तरीके से होता है। देखिए ये कंसनट्रेट H2SO4 होता है। इसका सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, इसका वियोजन होता है और इससे क्या बनता है प्रोटॉन प्लस HSO4 माइनस। ये क्या बना है प्रोटॉन। ये क्या बना है प्रोटॉन। ये जो प्रोटॉन होता है ये अपक्रिया करता है किसके साथ, एथेनॉल के साथ। CH3 CH2 ठीक है। इस पर क्या होगा कि ये जो प्रोटॉन है ये इसके साथ अपक्रिया करेगा और अपक्रिया करके क्या बनाएगा प्रोटोनित एल्कोहल। कैसे बनेगा देखिए CH3 CH2 ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा तो O प्लस और H और H। इसका जो नाम होता है वो होता है प्रोटोनेटेड एल्कोहल। प्रोटोनेटेड एथिल एल्कोहल। ठीक है। स्टेप नंबर सेकंड में क्या काम होगा, इस वाटर के अणु का क्या हो जाएगा एलिमिनेशन हो जाएगा और एलिमिनेशन के दौरान एथिल कार्बोकेटायन का निर्माण होगा। फॉर्मेशन ऑफ ethyl carbocation by elimination of water molecule। एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल के विलोपन के दौरान एथिल कार्बोकेटायन का क्या होगा निर्माण। कैसे होगा देखिए CH3 CH2 O प्लस H और H। ये जो स्टेप होता है रिवर्सिबल होता है और स्लो होता है और कोई भी जो केमिकल रिएक्शन होती है उसका रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है।
अर्थात इस रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग होता है या वेलोसिटी जो होती है इस पद में उपस्थित क्रिया कारक अणु की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगी। तो देखिए यहाँ से क्या होगा कि इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन एटम पर ट्रांसफ़र हो जाएंगे और ये मध्य का जो बॉन्ड होगा वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और अपने पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 CH2 प्लस प्लस H2। ये जो स्पीसीज बनी है इसका नाम होता है इथाइल कार्बोकैटायन। इथाइल कार्बोकैटायन अर्थात इस रासायनिक अभिक्रिया में जो इंटरमीडिएट बनता है वो क्या बनता है, कार्बोकैटायन बनता है। क्या बनता है, कार्बोकैटायन बनता है। अब देखिए स्टेप नंबर थर्ड के अंदर क्या होता है कि ये जो इथाइल कार्बोकैटायन बना है इसका क्या हो जाएगा, बी प्रोटोनीकरण। तो बी प्रोटोनीकरण प्रक्रिया द्वारा मेन प्रोडक्ट क्या बन जाएगा अपने पास, एथीन। तो फॉर्मेशन ऑफ एथीन बाय डी प्रोटोनेशन प्रोसेस। तो देखिए फॉर्मेशन ऑफ एथीन बाय डी प्रोटोनेशन प्रोसेस, बी प्रोटोनीकरण प्रक्रम द्वारा एथीन का निर्माण। अब देखिए कैसे होगा, ये अपने पास इथाइल कार्बोकैटायन है, इसमें से क्या होगा कि ये जो प्रोटॉन है ये रिमूव हो जाएगा, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर यहाँ चले जाएंगे और क्या बन जाएगा अपने पास, मेन प्रोडक्ट एथीन बन जाएगा और H प्लस क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। और अपने को इस रासायनिक अभिक्रिया में मेन प्रोडक्ट क्या बनाना था, एथीन। तो इस तरीके से निर्जलीकरण की जो अभिक्रिया है वो 3 स्टेप्स में कंप्लीट हो गई। पहले स्टेप में क्या हुआ, प्रोटोनेटेड एथिल अल्कोहल का निर्माण हुआ। सेकंड स्टेप में क्या हुआ, एथिल कार्बोकैटायन बने। और थर्ड स्टेप में क्या हुआ कि जो डीप्रोटोनेशन प्रोसेस होती है उस प्रोसेस द्वारा मेन प्रोडक्ट क्या बना अपने पास, एथीन। क्या बना, एथीन। तो ये तो मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन या था डिहाइड्रेशन अभिक्रिया की क्या हुई, क्रियाविधि हुई। अब देखिए इस अभिक्रिया के प्रति कौन सा एल्कोहल मोर रिएक्टिव होता है। तो देखिए इस अभिक्रिया के अंदर जो इंटरमीडिएट बना था वो क्या बना था, कार्बोकैटायन। इसलिए इस अभिक्रिया के प्रति एल्कोहलों की जो रिएक्टिविटी होती है किसके समानुपाती होती है, कार्बोकैटायनों के स्थिरांक के समानुपाती होती है। तो देखिए रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल समानुपाती स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, इस अभिक्रिया के प्रति जो एल्कोहलों की रिएक्टिविटी होगी वो कार्बोकैटायनों के स्थिरांक के समानुपाती होगी। कौन सा कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होता है, आप जानते हैं कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है। इसलिए इस अभिक्रिया के प्रति कौन सा एल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव होगा, 3 डिग्री एल्कोहल। सो रिएक्टिविटी इस अभिक्रिया के प्रति एल्कोहल की क्रियाशीलता का घटता क्रम। देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल टुवर्ड्स दिस रिएक्शन क्या आएगा, सबसे ज़्यादा कौन रिएक्टिव होगा, 3 डिग्री एल्कोहल। ये 3 डिग्री एल्कोहल होता है। देन आफ्टर 2 डिग्री एल्कोहल और सबसे कम कौन सा होगा, 1 डिग्री एल्कोहल। ये कौन सा एल्कोहल होता है, 3 डिग्री।
ये 2 डिग्री और ये कौन सा होता है 1 डिग्री। और बोर्ड एग्जाम में सीधा पूछा जाता है कि निर्जलीकरण अपक्रिया के प्रति कौन से अल्कोहल की क्रियाशीलता सबसे ज़्यादा होती है, तो आप बताएंगे 3 डिग्री अल्कोहल की क्रियाशीलता सबसे ज़्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि 3 डिग्री जो अल्कोहल होता है इसमें जब कार्बन OH बंध का बंध विखंडन हो जाता है तो इंटरमीडिएट क्या बनता है कार्बोकैटायन। और 3 डिग्री कार्बोकैटायन की स्थिति 2 डिग्री कार्बोकैटायन से ज़्यादा होता है और 2 डिग्री कार्बोकैटायन की स्थिति 1 डिग्री कार्बोकैटायन से ज़्यादा होता है। क्लियर? ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर आ गया। अब ध्यान रखना कि जिन रासायनिक अपक्रियाओं में इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनते हैं उन रासायनिक अपक्रियाओं में हमेशा रीअरेंजमेंट होता है, पुनर्विन्यास होता है। और इस रासायनिक अपक्रिया के अंदर भी क्या होना है इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनाएं, इसलिए इन रासायनिक अपक्रियाओं के अंदर भी क्या होगा पुनर्विन्यास या रीअरेंजमेंट होगा, जिसका डिस्कस कल आपको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। थैंक यू।